सो आरबीआई एक नया रेगुलेशन लेके आया है एंड इसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं कि बैंक्स और एनबीएफसीज के बिजनेस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस रेगुलेशन से एंड उनके स्टॉक्स यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, जो हमने एक स्ट्रॉन्ग बुल रैली देखी है बैंकिंग और एनबीएफसी के स्टॉक्स में पिछले 2-2.5 सालों में, जहाँ पे बहुत सारे स्मॉल बैंक्स और एनबीएफसीज के स्टॉक 2 से 3 गुना हो गए, 2 to 3 टाइम्स उन्होंने रिटर्न दिया है। वो स्ट्रॉन्ग बुल रैली अब यहीं पे रुक जाएगी एंड इनके स्टॉक्स में करेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। सो इन स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। इन्हीं टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि क्या रेगुलेशन आरबीआई लेके आई है एंड एक्चुअली कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इन पे बैंक्स और एनबीएफसीज के बिजनेस पे, और क्या हमें सच में एनबीएफसीज और बैंक्स के स्टॉक से अभी एग्जिट कर लेना चाहिए। सबसे पहले अगर हम आरबीआई का रोल समझें तो आरबीआई का मेन पर्पस हमेशा से रहा है कि वो डिपॉजिटर्स का पैसा सेव करना चाहते हैं सिस्टम में। उनकी सारी गाइडलाइन, सारे जो रेगुलेशंस हैं वो इसी की तरफ रहते हैं। देन उनका सेकंड पर्पस है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना बैंक्स एनबीएफसीज को जहाँ पे वो इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें एंड एक हेल्दी तरीके से अपना खुद का बिजनेस भी ग्रो करें। बट अभी ऐसा क्या हो गया कि आरबीआई को एक नया रेगुलेशन लेके आना पड़ा, बिकॉज हमने बहुत सारे वीडियोस में एनालिसिस किया है बैंक्स एनबीएफसीज के रिजल्ट एंड हर एक बैंक, मोस्टली 99% बैंक्स एनबीएफसीज जो हैं वो अभी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ग्रोथ अच्छी है, डिमांड अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, बुक जो है वो बिल्कुल क्लीन है उनकी। बट स्टिल आरबीआई एक नया रेगुलेशन लेके फिर भी क्यों आया है? तो आई थिंक आज से 3-4 क्वार्टर पहले जो बजाज फाइनेंस के सीईओ हैं मिस्टर राजीव जैन, उन्होंने सबसे पहले कंसर्न रेज किया था सिस्टम में जो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स बढ़े हैं पिछले कुछ टाइम से, इस इशू पे उन्होंने सबसे पहले कंसर्न रेज किया था। एंड उनका कहना था कि एक्सपीरियंस लेंडर तो अनसिक्योर्ड रिटेल लैंडिंग कर ही रहे हैं, बट ऐसे लैंडर्स जिनका पास्ट में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें अनसिक्योर्ड रिटेल लैंडिंग में, वो भी बहुत एग्रेसिवली इस बुक को ग्रो कर रहे हैं। अनसिक्योर रिटेल लैंडिंग में बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिवली अपने बुक को ग्रो कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम में। एंड यहाँ पे रिस्क क्या है? बिकॉज जो एक्सपीरियंस लैंडर है उन्हें एटलीस्ट फिर भी मल्टीपल साइकिल्स उन्होंने हैंडल किए हैं। उन्हें एक्सपीरियंस है कि इकोनॉमी में डाउनटर्न कैसे आता है तो कस्टमर का बिहेवियर कैसे चेंज होता है एंड एनपीए कैसे कन्वर्ट होता है, वो उन्होंने मल्टीपल साइकिल्स देखे हैं। बट जो इनएक्सपीरियंस लैंडर्स है उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है एनपीए साइकिल को हैंडल करने का, एंड वहाँ पे रिस्क जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद इंडस्ट्री के बहुत सारे टॉप बैंकर्स ने भी इस चीज़ को कहा एंड इवन 2-3 महीने पहले जो आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने भी इस इशू पे कंसर्न रेज किया था। सो ये जो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स हैं ये पिछले 2-2.5 सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है। एंड इतने डिस्कशन के बाद भी इवन जब हम सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी जब हम एनालाइज कर रहे हैं बैंक्स का, एनबीएफसीज का, तो वी कुड सी कि अभी भी हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी जो है वो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स को बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। हम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेली मैसेजेस, कॉल्स आते हैं हमें बहुत सारे कंपनीज़ के, नई नई कंपनीज़ के, इवन दो जहाँ पे वो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हमें ऑफर कर रहे हैं। सो ये जो अनसिक्योर्ड लोन है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन्स, ऑब्वियसली, बिकॉज सिक्योर्ड लोन्स में आपके पास कोलेट्रल है, अनसिक्योर्ड लोन में आपके पास कोई कोलेट्रल नहीं है। तो अभी भी क्योंकि ये ग्रोथ रुक नहीं रही, अभी भी जो एग्रेसिवनेस है लेंडर्स की तरफ से, बैंक्स एनबीएफसीज की तरफ से इस सेगमेंट के लिए, वो अभी भी कंटिन्यू है और ज़्यादा बढ़ रही है। सो दैट्स द रीज़न आरबीआई एक नया रेगुलेशन लेके आया है। ये रेगुलेशन बेसिकली कहता क्या है? इस गाइडलाइन, इस रेगुलेशन से पहले बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए ऑलरेडी आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइन है। आरबीआई ने क्या किया है कि जितने भी लोन होते हैं, जितने भी तरीके के, उनको रिस्क वाइज एक रेटिंग दी हुई है। जैसे सपोज अगर होम लोन है तो उसको उन्होंने 1 रेटिंग दी है बिकॉज उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। अगर पर्सनल लोन है तो उसको उन्होंने 10 रेटिंग दिया है बिकॉज वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। सो आरबीआई ने क्या गाइडलाइन दिया हुआ है पहले से बैंक्स एनबीएफसीज को कि आप जितना भी रिस्की लोन दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको कुछ परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल आपको साइड में रखना है। साइड में क्यों रखना है? बिकॉज सपोज आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिटर से लिए एंड वो 100 रुपीज़ आपने पूरा का पूरा लोन में दे दिया, पर्सनल लोन में दे दिया, एंड वहाँ से आपको सिर्फ 80 रुपीज़ रिकवर हुआ, 20 रुपीज़ आपका बैड लोन हो गया, तो आप डिपॉजिटर को वापस पैसा कैसे दोगे? तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने पहले से ये गाइडलाइन दी हुई है बैंक्स एनबीएफसीज को कि आप जितना भी रिस्की लोन दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको कुछ कैपिटल साइड में रखना है।
अब अगर हम अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करें, तो अनसिक्योर्ड लोन्स पे आरबीआई की गाइडलाइन थी कि अगर आप किसी को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं या पर्सनल लोन दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको 100% कैपिटल जो है वो आपको साइड में रखना है। लेकिन अब आरबीआई ने, क्योंकि इतनी तेजी से अनसिक्योर लैंडिंग बढ़ी है, तो आरबीआई ने इस रेगुलेशन को 25% से बढ़ा दिया है। यानी कि अब इंक्रीमेंटली बैंक्स या एनबीएफसीज जो भी नए फ्रेश अनसिक्योर रिटेल लोन देंगे या फिर जो ऑलरेडी उन्होंने अनसिक्योर लोन्स दिए हुए हैं, उसके प्रोपोर्शन में उन्हें 125% ऑफ कैपिटल जो है वो साइड में रखना पड़ेगा। यानी कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है बैंक्स एनबीएफसीज की, वो सडनली 25% से बढ़ गई है। ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये पड़ेगा कि जो एग्रेसिवनेस थी बैंक्स एनबीएफसीज में अनसिक्योर रिटेल लैंडिंग को लेके, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। उनके ग्रोथ में थोड़ा बहुत इफेक्ट भी पड़ सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। बट अब अगर हम दूसरे डिस्कशन पे आए कि क्या इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमें स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, स्टॉक यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक डिस्कशन तो इवन ये भी चल रहा है कि एचडीएफसी और कोटक बैंक अब यहाँ से उनका स्टॉक अब यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, बिकॉज वो दोनों बहुत ही कंजर्वेटिव लैंडर्स हैं, सिक्योर लोन वो ज़्यादा देते हैं। टू एन एक्सटेंट मैं इस डिस्कशन से कुछ हद तक एग्री करता हूँ, बिकॉज एचडीएफसी और कोटक बैंक, इन दोनों ही बैंकों को मैंने कई बार एनालाइज किया है, एंड आई ऑलवेज सेड कि बैंक ये दोनों बहुत ख़राब नहीं कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस अभी भी ठीक है। बट मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता, बिकॉज मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी। पिछले 2-3 सालों में जो वैल्यूएशन गैप था एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और बाकी बैंकों में, वो बहुत ज़्यादा था। एंड पिछले 2-3 सालों में बाकी बैंक्स एनबीएफसीज ने एचडीएफसी और कोटक बैंक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। दैट्स द रीज़न मार्केट ने उन बैंकिंग स्टॉक्स को रिवॉर्ड किया, एंड एचडीएफसी और कोटक बैंक को उतना रिवॉर्ड नहीं मिला है अभी रिसेंट टाइम में। एंड अगर एचडीएफसी कोटक बैंक को परफॉर्म करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि जो बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स हैं या एनबीएफसीज के स्टॉक हैं, अगर उनमें इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी एसेट क्वालिटी ख़राब हो जाती है, प्रॉफिट के नंबर कम होने लग जाते हैं, लोन ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आ जाती है, देन वी कुड सी कि वो जो ट्रेंड है वो एचडीएफसी और कोटक बैंक में शिफ्ट हो सकता है। तो इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ से अगर इशू आता है बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में, तो हम एचडीएफसी और कोटक बैंक के स्टॉक्स में एक हम रैली देख सकते हैं। बट क्या ऐसी पोजीशन है कि हमें बैंक्स एनबीएफसीज वाले स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाएगा? अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, तो परसों ये रेगुलेशन आया था आरबीआई की तरफ से, एंड वी कुड सी यस्टरडे एक कुछ बैंकिंग सेलेक्टिव बैंक और एनबीएफसी के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन हुआ था, काफ़ी अच्छा खासा फॉल हुआ था। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि आने वाले टाइम में वो पेन कंटिन्यू रहे कुछ टाइम तक, बिकॉज मार्केट में सेंटीमेंट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। लेकिन बिजनेस वाइज अगर हम बात करें, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि उनकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ग्रोथ बढ़ जाएगा। बट आपको यहाँ पे 3 चीज़ें देखनी है, अगर आप कोई बैंक या एनबीएफसी का स्टॉक अपने आपके होल्डिंग में है या आप उसे एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहला ये है कि आपको ये देखना है कि लोन मिक्स कैसा है। अगर कोई बैंक है, उसका लोन मिक्स कैसा है, कितना प्रोपोर्शन जो है वो उसका अनसिक्योर्ड लोन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आरबीएल बैंक की बात करूं, तो आरबीएल बैंक का टोटल लोन में 35% लोन जो है वो अनसिक्योर्ड लोन है। वीज़ा-वीज़ अगर एचडीएफसी कोटक का देखें तो उनका ऑलमोस्ट 85-90% सिक्योर लोन है। यानी कि आरबीएल बैंक का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो एचडीएफसी या कोटक बैंक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि आरबीएल बैंक के पास अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा है। इस तरीके से सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि किस बैंक या किस एनबीएफसी के पास अनसिक्योर्ड लोन कितना ज़्यादा है कंपेयर टू टोटल लोन। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ये देख के एग्जिट नहीं कर लेना है या डिसाइड नहीं कर लेना है कि अगर किसी का अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा है तो उस स्टॉक से एग्जिट कर लें या उस बिजनेस से एग्जिट कर लें। बिकॉज सी, अनसिक्योर्ड लोन अगर आपके पास है भी या किसी लैंडर के पास है भी, बट स्टिल अगर वो एसेट क्वालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तो अभी भी जो अनसिक्योर्ड लैंडर है वो बहुत ज़्यादा अर्न करेगा कंपेयर टू अ सिक्योर्ड लैंडर, क्योंकि दोनों में मार्जिन्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अनसिक्योर्ड लैंडिंग में आप 15% से लेके 20-25% तक चार्ज कर सकते हैं कस्टमर्स को। सिक्योर्ड लैंडिंग में आपके पास लिमिट है कि आप 8 से 9-10% तक ही चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ में अगर वो अनसिक्योर्ड लैंडर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, अगर वो कॉस्ट अच्छे से मेंटेन कर रहा है तो भी उसकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी रहेगी कंपेयर टू सिक्योर्ड लैंडर।
तो यहाँ पे सिर्फ ये देख लेना कि अगर किसी बैंक एनबीएफसी के पास अनसिक्योर्ड लैंडिंग ज़्यादा है तो उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, ये देख के हम एग्जिट नहीं कर सकते। सो सबसे पहली चीज़ तो हमें लोन मिक्स देखनी है, बिकॉज इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अनसिक्योर्ड पोर्शन जो है वो एग्जैक्टली कितना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाता है कि एसेट क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो इसके लिए हम तीन साल से लेकर 1 साल तक का डेटा देख सकते हैं बैंक्स एनबीएफसीज का, कि लास्ट 3 ईयर्स में इनके एसेट क्वालिटी के नंबर्स कैसे रहे हैं, एनपीए के नंबर कम हो रहे हैं, लास्ट 1 साल में अगर एनपीए के नंबर कॉन्टीन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं, और अभी करंटली की एसेट क्वालिटी जो है वो स्टेबल है या नहीं है उस बैंक की। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए। एंड थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, बिकॉज आई ऑलवेज सेड कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है रादर देन कि हम सोशल मीडिया या न्यूज़ पे क्या सुन रहे हैं। बिकॉज वहाँ पे इस तरीके के र्यूमर्स हर बार आते हैं कि कोई भी नया रेगुलेशन आया तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए या इस सेक्टर से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे रेगुलेशंस आए हैं और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए आए हैं। एंड कभी भी कोई भी रेगुलेशन जो है वो किसी एक सेक्टर के सारे बिजनेसेस को सेम तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक बिजनेस पे इंडिविजुअली कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। सो वहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्री आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बिकॉज वो मैनेजमेंट जो है उनको बहुत अच्छे से पता है कि बिजनेस में आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो मैनेजमेंट आउटलुक आपको ये बता देगा कि वो अपने बैंक से या अपने एनबीएफसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या अगर मैनेजमेंट कह रहा है कि आने वाले टाइम में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्लीपेजेस बढ़ सकते हैं, एनपीए के नंबर बढ़ सकते हैं, या अनसिक्योर्ड जो लोन है वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, अगर इस तरीके की लैंग्वेज है तो आई मीन फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस पे दोबारा रीथिंक कर सकते हैं। पॉसिबल है कि हम उस स्टॉक से एग्जिट भी कर लें। बट अगर मैनेजमेंट कह रहा है कि हम अपने एसेट क्वालिटी को लेके कॉन्फिडेंट हैं, ग्रोथ को लेके कॉन्फिडेंट हैं, एंड एक्चुअल में वो बैंक या वो एनबीएफसी आगे बहुत ही स्टेबल नंबर्स भी शो करता है अपने एसेट क्वालिटी के रिगार्डिंग, सो यहाँ पे कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये जो डेवलपमेंट है ये पूरे सेक्टर के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का अनसिक्योर्ड लैंडिंग ज़्यादा है तो सिर्फ 25% कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ने से पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाएगा उनका। अगर उन्होंने एसेट क्वालिटी अच्छे से मेंटेन रखा, ग्रोथ, क्योंकि अभी भी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा है क्रेडिट की, और हमारी इकॉनमी अभी भी बहुत अच्छे हेल्दी रेट से ग्रो कर रही है। सो ये सारी चीज़ें अभी भी सपोर्ट करेंगी बैंक्स एंड एनबीएफसीज को। तो आई डोंट बिलीव कि बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा सा कॉशियस हमें यहाँ पे होना है, थोड़ा और कॉशियसली हमें नंबर्स को ट्रैक करना है कि किसी बैंक एनबीएफसी के एसेट क्वालिटी के नंबर तो ख़राब नहीं हो रहे। वो चीज़ अगर हम देखते रहें एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर हम देखें, मैनेजमेंट अगर कॉन्फिडेंट है, सो इस टाइम में एक्चुअली इस करेक्शन का हम बेनिफिट उठा सकते हैं। बिकॉज पैनिक की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो सेल करेंगे, एंड ऑब्वियसली हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आ रहा है बैंकिंग और एनबीएफसी के स्टॉक में। सो यहाँ पे अच्छे बैंक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, जिनकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, ग्रोथ ऑलरेडी अच्छी रही है, वो बैंक्स हमें अच्छे वैल्यूएशन पे, अच्छे रेट पे अभी अवेलेबल हो सकते हैं। सो जस्ट हमें इन 3 चीज़ों को देखना है एंड बिजनेस को ट्रैक करना है। सो बहुत अच्छे डील्स जो हैं वो हमें इस करेक्शन में मिल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको स्टिल अभी भी कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।